वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के हमारे इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आप लोगों से थोड़ा सा शिकायत भी है। इस वाले टेस्ट को स्टार्ट करूं उससे पहले ये शिकायत आप लोगों से ज़रूर करूंगा कि आप लोग टेस्ट को कंप्लीट नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप लेखपाल की परीक्षा के लिए सीरियस हैं, 19 तारीख को आपका एग्जाम है, 19 जून को ज्ञान सर ने स्पेशली ये चैनल स्टार्ट कराया जहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट करवाया है और अभी तक जो 7 टेस्ट आए हैं उसमें रिटेंशन टाइम जो है वो बहुत कम है आप लोगों का। अगर टेस्ट में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, बट एटलीस्ट पूरा टेस्ट देखिए और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। सो अब जो है स्टार्ट करते हैं अपने इस टेस्ट को। सबसे पहला इसके अंदर जो सेक्शन है वो है हिंदी का, ठीक है। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है एक तरफा, ये जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर करें इससे पहले एक चीज़ और सुनिए कि जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए और अगर टॉपिक समास का है तो एक बार ये चारों ऑप्शन अपने दिमाग में इसको घुमाइए और सोचिए इसके बारे में कि तत्पुरुष समास क्या होता है, दिगु क्या होता है, द्वंद्व क्या होता है, कर्मधारय क्या होता है। अगर आप नहीं इसको समझ पा रहे हैं तब आप तुरंत जो हमारा मेन चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वहाँ पर जाइए, पूरा हिंदी का जो प्लेलिस्ट दिया हुआ है ग्रामर का उसमें से आप समास वाले सेक्शन को ज़रूर कवर अप करें अभी, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन ब्लाइंडली सॉल्व करना इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। सो इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या आएगा आपका दिगु समास, ठीक है, यानी कि सेकंड जो होगा वो इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अब ये आजन्म है, यावजीवन है, व्यर्थ है या फिर सेनापति। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर सेनापति। सेनापति जो है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अव्ययी भाव समास एग्जैक्टली होता क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें किनरेश, इसमें आपको बताना है कि कौन सा है इसका पर्यायवाची शब्द, कुबेर है, किरण है, गणेश है या फिर गधा है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका कुबेर, ठीक है। किनरेश का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है कुबेर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें आकलन, ये जो शब्द है इसका आपको बताना है विलोम शब्द, प्राकलन है, संकलन है, विकलन है या फिर अनाकलन है। तो आंसर क्या होगा आपका प्राकलन, यानी कि फर्स्ट वन जो होगा वो सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यहाँ पर दिया हुआ है हल्दी, ये जो शब्द है इसका आपको बताना है कि तत्सम रूप क्या होगा, हरिद्रा होगा, हरदा होगा, हरिद्रा होगा या फिर हरिद्रा होगा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा इसका थर्ड वन, यानी कि हरिद्रा। इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी, ये मात्रा जरूर याद रखिएगा, छोटी ई की लगेगी, बड़ी ई की लगेगी। अगर पेपर आपका टफ आया 19 जून को तो आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे, मतलब आपको उसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। लक्ष्मी की बात करें तो लक्ष्मी का यहाँ पर आपको बताना है कि पर्याय क्या है, देवपगा है, सुरसारी है, सिंधुजा है या फिर जहानवी है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही आंसर। सो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका सिंधुजा, यानी कि थर्ड वन जो है वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है उल्लास, ये जो शब्द है इसका आपको बताना है संधि विच्छेद कौन सा सही है, उल प्लस आस, उल प्लस आस या फिर उत प्लस आस या फिर उत प्लस लास। तो सही आंसर क्या आएगा आपका फोर्थ वन, यानी कि उत प्लस लास, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, बहुत तेज चलने वाला, इसके लिए जो एक शब्द है ये क्या होगा, पश्चगामी होगा, दूरगामी होगा, शीघ्रगामी होगा या फिर अनुगामी होगा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताना कि क्या आपको मतलब जो आंसर है उसके अलावा जो 3 और विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं उनके बारे में आप क्या समझते हैं, वो किसको डिनोट कर रहे हैं, किस सेंटेंस को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका दूरगामी, यानी कि सेकंड वन जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, कष्ट सहकर होने वाला कार्य, इसमें जो है सही शब्द इसके लिए क्या होगा, दुष्कर होगा, मंथर होगा, परिश्रमी होगा या फिर दुर्गम। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर दुष्कर। अच्छा, मंथर का क्या मतलब होता है ये कमेंट सेक्शन में मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएं कि मंथर का क्या आंसर होगा। इसके बाद अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नाक का बाल होना, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है।
अधिक प्यारा होना, गंदा होना, भूल जाना या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट वन, यानी कि अधिक प्यारा होना। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए और सही आंसर जो है वो देखिए कि आप लगा पा रहे हैं कि नहीं। अगला है छी कहाँ गिरा खिचड़ी में। मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या होगा? स्वाद आ जाना, खूब मिलजुल जाना, अमीर को और पैसा मिल जाना, या फिर बहुत तारीफ करना। मतलब ये जो मुहावरा आप देख रहे हैं, छी कहाँ गिरा खिचड़ी में, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? खूब मिलजुल जाना, यानी कि सेकंड वन जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, सब धान 22 पसेरा, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है? धान का दाम एकदम बढ़ जाना, सारा माल खराब हो जाना, योग अयोग दोनों के साथ एक सा बर्ताव करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? थर्ड वन, यानी कि योग्य और अयोग्य दोनों के साथ एक सा बर्ताव करना, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि वीर जो है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? वीरांगना होगा, वीरंगना होगा, वीरांगना होगा या फिर वीरांगनी होगा। तो क्या होगा आपका? वीरांगना, यानी कि फर्स्ट वन जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यहां पर बात करी गई है कुर्सी पर नेताजी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी जो है ये शब्द किस कारक में है? करण में है, अधिकरण में है, संप्रदान में है या फिर अपाद। सो यहां पर आपको बताना है कि ये जो वाक्य आप देख रहे हैं इसमें कुर्सी जो शब्द है इसका कारक क्या है। तो सही आंसर यहां पर क्या आएगा आपका? ठीक है, ना करण होगा, ना संप्रदान, ना अपादान। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कारक कितने होते हैं, इनकी विभक्ति चिन्ह क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से एक्सपेक्टेड है। इसके बाद चाकू, ये जो शब्द है इसका आपको बहुवचन बताना है। चाकुओं होता है, चाकुए होता है, चाकुओं होता है या फिर चाकू होता है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? फोर्थ वन, यानी कि चाकू। एक एक क्वेश्चन स्पेशली आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से बनाया गया है और मुझे लगता है कि कम से कम इसमें आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे इस टेस्ट को और कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। चाहे आप 2x पर लगाकर भी देख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बट सारे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिए, हर एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिए। ज्ञान सर ने बहुत मेहनत से ये टेस्ट बनवाए हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों का 19 जून का जो पेपर है उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। अगला है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? गांधी, कियारी, गृहस्थ या फिर एक के। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा आपका? एक के, ठीक है, इसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर बात हो रही है निम्न में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अब ये चिन्ह है, उद्देश्य है, उन्नति है या फिर अशोभनीय है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? अशोभनीय, क्योंकि यहां पर कैसी होनी चाहिए? आपकी डबल मात्रा होनी चाहिए, ठीक है, जो यहां पर आप देख रहे हैं अशोभनीय, ये जो डबल मात्रा यहां पर होनी चाहिए, जबकि उसमें दिया क्या था? सिंगल मात्रा दी थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन यहां पर है देखा गया हो, वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य वर्तमान है, पूर्ण भूतकाल है, संभाव्य भूतकाल है या फिर संभाव्य भविष्यत है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका? संभाव्य भूतकाल। इसके बाद आगे चलें। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, किसी भी आदमी को भेज दो, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है कि सत्य कौन सा नहीं है। तो ये जो फोर्थ वन है ये यहां पर सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें होना कैसा चाहिए था आपका कि किसी आदमी को भेज दो, किसी भी आदमी को भेज दो, ये गलत है, भी यहां पर नहीं आएगा, अननेसेसरी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है? स्थापना है, केली है, गिरी है या फिर मृत्यु, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा है जो कि पुल्लिंग है। बाकी 3 जो है स्त्रीलिंग है, 1 है पुल्लिंग। सो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? गिरी। गिरी जो ये शब्द है ये किसके लिए यूज होता है? पुल्लिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दूध, इसका जो पर्याय है ये क्या होगा? पेय होगा, अमृत होगा, सुधा होगा या फिर रस। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? अमृत, यानी कि सेकंड वन जो होगा वो यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? अब ये ओझा है, औंधा है, ईंधन है या फिर कृष्ण। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा आपका? कृष्ण, क्योंकि कृष्ण का अगर आप तद्भव देखेंगे तो वो क्या होगा आपका? कन्हैया, ठीक है, या फिर कान्हा। उपाध्याय ये तत्सम है, जबकि इसका जो तद्भव है वो क्या होगा? ओझा। अवमूर्ध ये आपका है तत्सम, इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा? औंधा। ऐसे ही ईंधन, जिसमें यहां पर ये बिंदी लगी हुई है, मतलब ये जो मात्रा लगती है बिंदी, ठीक है, तब ये होता है आपका तत्सम। जब बिंदी नहीं होगी तब ये क्या होगा आपका? तद्भव।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है कि जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए जो एक शब्द यूज होना है वो कौन सा है? सदाचारी, महत्वाकांक्षी, प्रतिष्ठित या फिर प्रतिवाय? आंसर क्या होगा आपका? थर्ड वन यानी कि प्रतिष्ठित। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। प्रेमचंद्र है, प्रेमचंद्र है, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन फोर्थ जो है जिसमें नीचे ये रा नहीं लगा हुआ है ये यहाँ पर सही होगा, प्रेमचंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपादेय, इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? उपदेय होगा, अनुपदेय हो गया, उत्पादेय हो गया या फिर पादेय हो गया? तो अनुपादेय ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि सेकंड वन जो होगा वो सही होगा। तो इस तरीके से ये आपका हिंदी का पूरा अभी तक हमारे 25 क्वेश्चंस थे। तो आगे हम मूव ऑन करें उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए ये है कि ज्ञान सर ने ये फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट करा हुआ है। ये आपका यूपी पीसीएस के लिए और लेखपाल दोनों के लिए है। ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप का जो आपको लिंक दिख रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, यहां से जाकर आप लेखपाल की क्विज लगा सकते हैं टेलीग्राम पर। इसी तरीके से यूपी पीसीएस प्री 2022 के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो इस वाले टेलीग्राम चैनल पर जाइए, तुरंत इसको ज्वाइन करिए। 1 रुपया यहां पर आपसे नहीं लिया जा रहा है, इट इज टोटली फ्री फॉर यू। और अगर आप थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं 19 जून के लिए, यानी कि जो आपकी परीक्षा है उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, फाइनली अपना नाम और सिलेक्शन लेने के लिए फाइनली लेखपाल में अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप इन नंबर्स पर तुरंत कॉल करें। ज्ञान सर को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पर, और यहाँ पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, लेखपाल का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको हर एक वो चीज़ मिलेगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। और अब जो आप एग्जाम देंगे 19 तारीख का, उसमें सफलता में सबसे बड़ा श्रेय हो सकता है इस मटेरियल का जो आपके लिए ज्ञान सर ने स्पेशली डिजाइन करवाया है। एक एक टॉपिक डेप्थ से लेके और अपर लेवल तक सब कुछ कवर करा हुआ है, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा उसमें। बाइलिंगुअल रहेगा तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। कुछ इन्वेस्टमेंट तो देखिए हर जगह आपको करना होता है। अभी कुछ साथियों ने मेरे से कमेंट सेक्शन में ये बोला था कि आप प्रमोशन कर रहे हैं। देखिए भाई, प्रमोशन तो करा जाएगा क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये सब कुछ कोर्स बनाया गया है। अगर ये प्रमोशन नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ज्ञान सर आपके लिए एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च होती है, तब जाकर ये स्टडी मटेरियल तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि बस ऐसे ही कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया। एक एक एक्ट पढ़ के, ठीक है, जो आपको पंचायती राज है वहां से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करे गए हैं। तो इसको आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। और किसी भी यूट्यूब चैनल पर, पूरे यूट्यूब पर मैं बता रहा हूं, अगर जो भी लेखपाल के कोर्सेज बेच रहे हैं उनका टेस्ट सीरीज उठा के देख लीजिएगा। और ये जो टेस्ट यहाँ पर मैं आपको कंडक्ट करा रहा हूँ या फिर जो हमारा मेन चैनल है वहां पर जो टेस्ट चल रहे हैं उससे आप कंपेरिजन कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि लेवल कितना अलग है। अगर पेपर इजी आता है तब तो कुछ नहीं कह सकते, हर किसी का मटेरियल बेस्ट है। लेकिन अगर पेपर टफ आया तब आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल ही हेल्प कर सकता है और कोई मटेरियल हेल्प नहीं करेगा। कंपटीशन बहुत टफ है। मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल करूंगा कि आप इन नंबर्स पर कॉल करें और ये जो पेड कोर्स है इसको तुरंत परचेस करें। बाकी आपका अपना मन है, फ्री ये टेस्ट तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर, इसमें कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद अगला जो हमारा सेक्शन आता है ये है जीके का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट, इसमें कौन शीर्ष पर रहा? केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर उत्तर प्रदेश? ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप बात कर रहे हैं हेल्दी स्टेट की तो आपको ये उत्तर प्रदेश का नाम तो तुरंत हटा दीजिए, कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर, एक ऑप्शन तो आपका खत्म ही हो जाएगा। अब यहाँ पर तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला 3 सदर्न स्टेट है, तो ऑब्वियस सी बात है भैया केरला से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता, सबसे अच्छी फैसिलिटीज तो यहीं पर है। तो आंसर क्या आएगा आपका? पहला वाला यानी कि केरला। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर दिया हुआ है कि हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021, ठीक है, ये किसने जीता? यानी कि हु हैज रिसेंटली वॉन द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021? अनुकृति उपाध्याय, विरल देसाई, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान या फिर किरण देसाई? आंसर यहां पर क्या आएगा आपका? विरल देसाई। इन्होंने जीता है ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जरूर एक एक क्वेश्चन याद रखिए। अगला है यहां पर हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नाम की जो पुस्तक है ये किसने लिखी?
यानी कि रिसेंटली हु हैज रिटन अ न्यू बुक टाइटल्ड द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। ये शांतनु गुप्ता है, संजू वर्मा है, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान है या फिर सलमान रश्दी। आंसर सेकंड वन यानी कि संजू वर्मा, इन्होंने लिखी है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ ये किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिदेशक बनी है। ठीक है, यानी कि वायलेट बरुआ हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट। उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़। आंसर क्या आएगा आपका असम। इनके नाम से भी पता चल रहा होगा ये कौन से स्टेट की हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की अब बात करते हैं। यहाँ पर बात करी गई है कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड गुड गवर्नेंस इंडेक्स फॉर द ईयर 2021। अब ये राजस्थान है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। तो सही आंसर क्या होगा आपका गुजरात। ठीक है, ये यहाँ पर सही आंसर आएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि इनके लिए क्रमशः कितनी ऋचाएं जो हैं वो मिलती हैं, यानी कि हाउ मेनी हाइम्स आर फाउंड इन ऋग्वेदा फॉर इंद्र एंड अग्नि रिस्पेक्टिवली। अब ये 200 है, 150 है, 150 है, 200 है, 250 है, 200 है या फिर ये 200 और 250 है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 250 और 200 यानी कि 250 एंड 200। ये यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा कि इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। ये यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात करी गई है कि निम्न में से किस वेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति ये कहा गया है, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास शिवा हैज बीन कॉल्ड भव, शर्व, पशुपति एंड भूपति। तो ये ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या फिर अथर्ववेद। आंसर क्या आएगा आपका अथर्ववेद। इसमें ये चीज बोली गई है भगवान शिव के लिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, अमीर खुसरो, ठीक है, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, इनसे रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला है कि इनका मूल नाम मोहम्मद हुसनैन था। दूसरा, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास पटियाली में हुआ था। तीसरा है वह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और चौथा है कि इन्हें तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ वन की अगर हम बात करें, आई होप कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसको ये चीज ना पता हो कि भारत का तोता किसे बोला जाता था। इसके बाद थर्ड वन स्टेटमेंट की बात करें तो भाई थर्ड वन के बारे में भी आई होप कि आप लोगों को काफी कुछ आइडिया होगा कि ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कुछ लोग हो सकते हैं उनको ना पता हो। इसके बाद बात करें हम उत्तर प्रदेश के बदायूं के पटियाली में इनके बर्थ की, तो ये आपने यूपी स्पेसिफिक अगर आपने जीके पढ़ी है तो आपको ये ऑब्वियस सी बात है पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है पहला स्टेटमेंट जो इनका नाम है मोहम्मद हुसनैन, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है और हमारा आंसर क्या होगा फिर पहला वाला, क्योंकि यहाँ पर हमें जो सत्य नहीं है उसको चूज करना था, यानी कि जो इनकरेक्ट वन है। ठीक है, तो इनका जो सही नाम था वो मोहम्मद हसन था, ना कि हुसनैन। याद रखिएगा, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और जो संस्थापक हैं उनके युग्म यहाँ पर दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा युग्म है जो कि गलत है। एक तरफ राज्य हैं, दूसरी तरफ संस्थापक। अवध की बात करें सआदत खां, आई होप आपको पता होगा, सही है। हैदराबाद निजामुल मुल्क, हर किसी को ये चीज़ पता होनी चाहिए। बंगाल की बात करें सादुतुल्ला खां, ठीक है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। अब ये ही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर यही चूज करना था कि कौन सा युग्म है जो कि गलत है। बाकी रुहेलखंड की बात करें तो वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां ये यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो सादुतुल्ला खां की बात करें तो ये जो है संस्थापक रहे हैं कर्नाटक के, ना कि बंगाल के। तो ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखना है इनके बारे में कि ये कर्नाटक के संस्थापक हैं सादुतुल्ला खां। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से किस वर्ष शारदा एक्ट पारित किया गया है। अच्छा, शारदा एक्ट में क्या था, किस चीज से रिलेटेड था शारदा एक्ट, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, अब ये 1929 है, 1930 है, 31 है या फिर 32। आंसर क्या आएगा आपका 1930, ये यहाँ पर सही आंसर होगा।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो निम्न में से किसने की? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू या फिर चित्तरंजन दास? तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? सरदार पटेल। अच्छा, पंडित नेहरू ने कौन कौन से कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की और कहां पर वो हुए, ये कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी सरोजिनी नायडू और चित्तरंजन दास, इनका भी जो ईयर था, जिस ईयर में इन्होंने कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की और कौन से मतलब जगह क्या थी, प्लेस क्या था जहां पर ये कांग्रेस अधिवेशन हुआ, ये चीज आप पंडित नेहरू, सरोजिनी नायडू और चित्तरंजन दास के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर बात हो रही है न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन, इन्होंने निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा सुनाई? खुदीराम बोस थे, भगत सिंह थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे या फिर ये कोई नहीं? ठीक है, आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? भगत सिंह। ठीक है, जब भगत सिंह को फांसी सुनाई गई थी तो किसने सुनाई थी? वो जज का नाम क्या था? जी.सी. हिल्टन, ये उस जज का नाम था जिन्होंने जो है सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का भारत निम्न में से किसे कहा जाता है? फ्रांस, इटली, यूक्रेन या फिर जर्मनी? सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? इटली, यानी कि सेकंड वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रेट बैरियर रीफ, ऑब्वियसली बात है आपको पता होना चाहिए भैया, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, कोई दूसरी कंट्री हो ही नहीं सकती। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? अगर आपने इंडिया का मैप केयरफुली देखा है देन यू विल गेट द आंसर फॉर श्योर। ठीक है, तो ये मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर है या फिर त्रिपुरा है? तो आंसर क्या आएगा आपका? मणिपुर, यानी कि थर्ड वन विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात हो रही है प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इसकी सबसे लंबी नदी है कौन सी? कृष्णा है, नर्मदा है, गोदावरी या फिर कावेरी? आंसर क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? गोदावरी। ठीक है, लेंथ जो है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। ठीक है, गोदावरी की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक रवि की फसल नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रॉप ऑफ रवि? ठीक है, या फिर रवि क्रॉप, गेहूं, सरसों, धान, मटर। ठीक है, तो यहां पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? धान जो है वो यहां पर इसका सही आंसर होगा, यानी कि थर्ड वन विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, बाकी जो है गेहूं है, सरसों है या फिर मटर है, तो इसका आप बताइएगा कि कौन सी ये क्रॉप है, रवि की नहीं है तो कौन सी क्रॉप है? ठीक है, इसके बाद तुलबुल परियोजना की बात करें कि तुलबुल प्रोजेक्ट जो है इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? झेलम, चिनाब या फिर आपका व्यास या फिर ये सतलज? तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा जब ट्रांसलेशन हुआ है तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है। यहाँ पर दिस शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड बी व्यास। ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पर? व्यास होना चाहिए था, VYAS। ठीक है, ये थोड़ा डायमीटर उसको एग्जैक्टली यहाँ पर उसने ट्रांसलेट कर दिया गूगल ने। ठीक है, वेल लीव इट। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, अस्पर्शता उन्मूलन यानी कि अनटचेबिलिटी, ये किस चीज से रिलेटेड है? एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 14, 25, 27 या फिर 17? आर्टिकल 17 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। मैं जानना चाहूंगा आप लोगों के द्वारा कि ये आर्टिकल 14, 25 और 27 ये किस चीज से रिलेटेड हैं, इनके अंदर क्या दिया हुआ है? अच्छा, कमेंट सेक्शन में एक चीज और बताना आप लोग, आज की डेट में देखिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो एक अलग बात है, ठीक है, बट ये जो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं आपको क्या कुछ लगता है, क्या वाकई आज के हिंदुस्तान में ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बातें दी गई थी, अनटचेबिलिटी की बात कर लें या फिर हम इक्वेलिटी ऑफ लॉ की बात कर लें, ये आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा इसके बारे में, पता तो चले आप लोग कितना कुछ समझते हैं। सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, ये वो चीज़ है ना, पॉलिटी और हिस्ट्री और जोग्राफी ये हमारे सराउंडिंग है, ठीक है, और ये तो आपको एटलीस्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज आप समझ रहे ना आपके जो डेली लाइफ है उससे एसोसिएटेड है ये, इसको तो ज़रूर आप समझिए। इसके बाद अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के बारे में कि इसके जो न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, और अगर दी हुई है तो कितनी है? ठीक है, ये आपको बताना है। 30 वर्ष है, 45 है, 60 है या फिर निर्धारित ही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या आएगा? नॉट डिटरमाइंड, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया हुआ है मिनिमम एज क्राइटेरिया। किसका? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है दैट इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो निर्धारित नहीं है, यहाँ पर सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 की पावर 5, 6, 7 या फिर 12। हमेशा याद रखना 10 की घात 7 जो है वो होता है आपका 1 जूल में अर्ग, ठीक है, यानी कि 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। इसके बाद अगला, बहुत नाम सुना होगा आपने आरडीएक्स का, यहाँ आरडीएक्स मिला, वहाँ आरडीएक्स मिला, पुलिस ने पकड़ लिया, एनएसए और ये सब कुछ पता नहीं क्या क्या, एनआईए वगैरह, ठीक है। तो आरडीएक्स का क्या फुल फॉर्म जानते हैं आप? रिसोर्स डिस्ट्रॉय सिस्टम बोलते हैं, रीयूज डिस्ट्रॉय सिस्टम बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव बोलते हैं, या फिर रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजन बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका आरडीएक्स का? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, ठीक है। थर्ड वन जो होगा वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज या फिर जीवाणु भोजी, इसके संबंध में स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। पहला, ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं, ये जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, इनमें डीएनए पाया जाता है, या फिर उपर्युक्त सभी। आंसर क्या होगा आपका? उपर्युक्त सभी, यानी कि फोर्थ वन विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आज बात होती है आपके विटामिन के बारे में कि कौन सा विटामिन है जिसका नाम जो है रासायनिक नाम फ्लोक्यूनोन है, ठीक है। तो फाइलोक्यूनोन कौन से विटामिन का नाम है? विटामिन ए है, के है, सी है या फिर डी? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। विटामिन के जो है इसका नाम होता है ये, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये फॉर्ट्रेन है, कोबोल है, बेसिक है या फिर असेंबली लैंग्वेज है, कौन सी है जो कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? सो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? असेंबली लैंग्वेज। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि मैथ का सेक्शन है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, इसमें जो रेशो दिया हुआ है वो कितना है? 8:9 का। आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट आपको यहाँ पर बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप प्रॉफिट निकालिए। प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? कॉस्ट प्राइस 8 दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया है 9, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसको एज इट इज़ ले सकते हैं हम, ठीक है, इसको 9x मान लीजिए, इसको 8x मान लीजिए, तो ये आ जाएगा आप कितना आपका x, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट। जब प्रॉफिट आपको पता चल गया तब आपको सिंपली क्या करना है? परसेंट प्रॉफिट निकालना है या फिर प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो दैट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है कि प्रॉफिट कितना है? x है, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 8x है, इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 12.5%, यानी कि थर्ड वन जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा सही करना है, ये 9 की पावर n है, ठीक है, यहाँ पर भी ये 9 की पावर n है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाले फंक्शन की बात करते हैं। ये जो फंक्शन है यहाँ पर 243 दिया हुआ है, तो 243 को अगर आप ब्रेकअप करेंगे 3 में, तो ये 5 बार 3 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वैल्यू आएगी कितनी आपकी? 243। दैट मीन्स ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 की पावर 5। अब जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 3 की पावर 5, इसकी पावर कितनी है? n/5। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम? 3 की पावर n क्रॉस n/5, तो 5 से 5 कैंसिल, दैट मीन्स ये सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा? 3 की पावर n। दूसरा जो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है ये है आपका 3 की पावर 2n प्लस 1, तो ये दोनों अब हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1, तो ये सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा आपका? 3 की पावर। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3n प्लस 1 ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, 3 की पावर 3n प्लस 1। ये ऊपर वाले की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 3 की पावर 3n प्लस 1। और नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कितना मैंने बताया आपको? 9 की पावर में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर की पावर n इंटू 3 की पावर n माइनस 1, तो ये नीचे वाला फंक्शन अगर खाली हम देखें तो 3 की पावर 2n प्लस n माइनस 1, दैट मीन्स 3 की पावर 3n माइनस 1, और ऊपर कितना है? 3 की पावर n प्लस 1। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है सिंपली, ठीक है। तो 3 की पावर 3n प्लस 1 था तो मल्टीप्लाई 3, नीचे कितना है? 3 की पावर 3n और माइनस 1 था, दैट मीन्स 1/3, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9। तो आंसर क्या आएगा इसका? 9, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है 0.5, y की वैल्यू दे रखी है 0.2, तो इसका जो वैल्यू है वो आपको बताना है। अंडर रूट
0.6 मल्टीप्लाई 3 की पावर y की पावर x। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली 3 इंटू वाई कितना दे रखा है 0.2 और इसकी पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको x 0.5। 0.5 का मतलब क्या हो गया, ये मतलब हो गया 5/10, दैट मीन्स 1/2, दैट मीन्स अंडर रूट। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3 इंटू, अब ये 0.2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 3 से, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी ये 0.6। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी अंडर रूट 0.6। मतलब ये जो पूरा फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.6। अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन था अंडर रूट 0.6 और ये पूरे फंक्शन की वैल्यू अभी हमने निकाली है अंडर रूट 0.6, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। दैट मीन्स ये अंडर रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा 0.6 और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक वर्ग ए का विकर्ण जो है वो कितना है a+2 है। उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का दुगना हो। मतलब यहाँ पर आपको एक वर्ग दिया हुआ है यानी कि स्क्वायर दिया हुआ है, इसका जो डायगोनल है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है a+2। जब डायगोनल आपको पता है तो आप इसकी भुजा निकाल सकते हैं यानी कि साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल जो ये a है, ठीक है, ये जो वर्ग है इसके क्षेत्रफल का दुगना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको साइड निकालनी है, साइड निकाल के एरिया निकाल लीजिए, उस एरिया का 2 टाइम्स कर दीजिए। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, उस वाले वर्ग के बराबर हो जाएगा जो इन्हें दूसरा वर्ग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरे वर्ग के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा विकर्ण, यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। सो कोशिश करिएगा इसको निकालने की और जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा अंडर रूट 2a+b। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात हो रही है यदि दो वर्गों के विकर्ण 2:5 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है। मतलब दो स्क्वायर है a1 और a2, इनका जो डायगोनल है d1 d2, ठीक है, वो किस रेशियो में है 2:5 के रेशियो में। तो अभी हमने जैसे बात करी थी कि अगर आपको विकर्ण पता है यानी कि डायगोनल पता है तो आप साइड निकाल सकते हैं। अब यही काम आपको यहाँ पर करना है। अगर आपको साइड पता चल जाएगा तो साइड आपको ऑलरेडी पता है कि साइड का स्क्वायर कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा एरिया मिल जाएगा। या फिर अगर हम डायगोनल की बात करें तो डायगोनल से भी आप सीधे सीधे जनरेट कर सकते हैं एरिया। तो डायगोनल का यहाँ पर फॉर्मूला लगाइएगा, आंसर निकालिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 4 और 25, ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर दो संख्याओं का HCF और गुणनफल क्रमशः 15 और 6300 है। संख्याओं के संभावित युग्मों की संख्या क्या होगी ये आपको यहाँ पर बताना है। अब इस वाले क्वेश्चन की हम बात करें, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर आप मान लेते हैं कि जो नंबर है एक x है और दूसरा y है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दोनों का HCF कितना है 15 है। दैट मीन्स कि इसमें भी 15 एक फैक्टर होगा और इसमें भी 15 एक फैक्टर होगा। मान लीजिए बाकी 15 के अलावा जो कुछ बचा वो a है इसमें और इसमें क्या है b है। तो ये दो नंबर आपको पता चल गए। अब इन दो नंबर्स का आप सिंपली अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15a इंटू 15b, और ये जो है आपका दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन वो आपको ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है आपका 6300। तो यहाँ से a और b की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। जब a और b की वैल्यू आपको पता चल गई, ठीक है, कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो कितना आएगा यहाँ पर ये आएगा आपका 28, ठीक है। मतलब a और b, जो यहाँ पर a है और यहाँ पर ये b है, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है 28। अब हिट एंड ट्रायल, मतलब a और b की वैल्यू अपने हिसाब से रख के यहाँ पर 28 लाने की कोशिश अगर हम करें तो एक वैल्यू क्या आएगी 1 यहाँ पर रख लें, यहाँ पर 28 रख लें, तब ये 28 वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर हम 4 रखें, यहाँ पर 7 रखें, तब ये वैल्यू हमें 28 मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो युग्म मिलेंगे, ठीक है। को प्राइम का भी इसके अंदर एक कंसेप्ट लगेगा तो उसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2, ठीक है। जो युग्म होंगे वो कितने होंगे 2 होंगे। इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े बेटे को, शेष का 30% छोटे बेटे को और शेष का 10% एक ट्रस्ट में दान कर दिया। उसके पास 10,080 बचे। तो आपको बताना है कि उसकी आय क्या थी, ठीक है। ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है, इसमें कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर 100%
किसी की अर्निंग थी, उसकी इनकम थी। अब सबसे पहले क्या हुआ कि उसने 20% दे दिया अपने बेटे को, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर अब ये कितना रिमेनिंग बचा, 80% बचा। उस 80% का 30% इसने दे दिया अपने छोटे बेटे को, ठीक है। अब यहाँ पर ये दे दिया किसको, छोटे बेटे को, इस 80% का। तो अब जो ये रिमेनिंग बचेगा, ये कितना बचेगा आपका, 56%। अब ये जो 56% है, बस इसमें से क्या कह रहा है कि 56% जो बचा हुआ है उसका 10%, इसका इसने 10% कर दिया दान, ठीक है। मतलब 5.6 जो है वो इसने दान कर दिया। अब ये 5.6 इसमें से और लेस कर दीजिए, तो फाइनली जो बचेगा आपका 50.4%। ये जो है ये रिमेनिंग बचा। अब ये जो 50.4% है, टोटल अर्निंग अगर x थी तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका 10,080 के, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू जो आएगी आपकी वही यहाँ पर आंसर हो जाएगा, एंड दैट विल बी 20,000, ठीक है। ये यहाँ पर इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके पास जो है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% वाहन पर खर्च करती है। यदि एक महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका वेतन जो है प्रति माह कितना होगा। देखिए अभी लास्ट जो क्वेश्चन था ऑलमोस्ट उसी के जैसा ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करिएगा। आंसर जो आएगा वो कितना आएगा आपका 7500, यानी कि 7500 रुपये इसका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कोलकाता से एक जगह का बस का किराया 20 रुपये है और ट्रेन का किराया कितना है, 30 रुपये है। यानी कि बस का किराया और ट्रेन का किराया ये कितना है, 20 रुपये, और ये कितना है, 30 रुपये। इसके बाद कह रहा है कि ट्रेन के किराए में 20%, यानी कि इसका 20% जो आप निकालेंगे तो 20% कितना आएगा इसका, वो आ जाएगा 6 रुपये। दैट मीन्स नया जो किराया हो गया वो कितना हो गया, 36 हो गया। ऐसे ही अगर हम बस के किराए की बात करें तो बस के किराए में कितना कह रहा है, 10% का इंक्रीमेंट। तो 20 का जब आप 10% निकालेंगे दैट विल बी कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको दोनों नए किराए मिल गए। कितना हो गया ये, 22, 36 और 22। तो यहाँ पर कह रहा है कि नए ट्रेन का किराया यानी कि 36, इसका नए बस के किराए से आपको अनुपात बताना है, दैट मीन्स 22। तो रेशियो कितना आएगा, 18/11, यानी कि सेकेंड वन विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। मतलब दो नंबर्स हैं और दो संख्याओं का अंतर यानी कि दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो उनके योग का 15% है। तो एक तरफ सम लिख लीजिए, एक तरफ डिफरेंस लिख लीजिए। जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो उनके योग का 15% है। मतलब योग का अगर हम 15% कर दें तो दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंस, ठीक है। तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात यहाँ पर आपको बताना है। सो अगर यहाँ पर आप नंबर मान लें, एक नंबर n1 है, दूसरा नंबर n2 है, ठीक है। ये दो नंबर्स हैं, तो सम कितना हो जाएगा आपका n1 प्लस n2, और डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका n1 डिफरेंस n2, ठीक है। तो अब बस इसको आप यहाँ पर रखिए और इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आप n1 और n2 का रेशो निकाल पाएंगे, एंड दैट विल कम आउट 23/11, ठीक है। 23 और 11 यहाँ पर रेशो आ जाएगा। इसके बाद आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक रेफ्रिजरेटर और एक टेलीविज़न सेट है जिनकी कीमतों का अनुपात कितना है, 5 और 3 है। मतलब CP ऑफ रेफ्रिजरेटर और CP ऑफ टेलीविज़न ये कितना है, 5:3। तो यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न सेट से 5500 रुपये अधिक है तो टेलीविज़न की कीमत यहाँ पर आपको निकालनी है। तो देखिए अब इसको आप निकाल के देखिएगा, और वैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। तो अगर ये ऊपर वाला आप 5x मान लें और नीचे वाला आप 3x मान लें तो इनका जो डिफरेंस है 2x, ये हो जाएगा आपका 5500 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आप टेलीविज़न की कीमत जो है उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। और वो जो आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 8250, यानी कि सेकेंड वन। ये इसका आंसर आएगा, ट्राई करके देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बोला गया है नीता चाय की दो किस्मों को 5 और 3 के अनुपात में मिलाती है। एक की कीमत 180 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरे की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि वह मिश्रित किस्म को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचती है तो उसको लाभ कितने का हुआ। तो पहले यहाँ पर T1 और T2 का जो रेशियो है वो कितना है, 5 और 3 का है। दैट मीन्स T1 कितना हो जाएगा आपका 5x
और T2 कितना हो जाएगा आपका 3x। ठीक है, अब यहाँ पर 180 के हिसाब से बेच रही थी, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, CP इसका आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे ही काम आप T2 के साथ में करिए, यहाँ पर भी CP मिल जाएगा। इन दोनों को फाइनली फिर आपको क्या करना है, एडअप कर देना है। दोनों का जो आपने कॉस्ट प्राइस निकाला है इन दोनों को एडअप कर लीजिएगा। और जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना है 210 से आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 किलोग्राम इसके, 3 किलोग्राम इसके, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको CP पता चल गया, SP पता चल गया, दोनों का डिफरेंस जो आपने निकाल लिया दैट विल बी द प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट आपको पता चल गया, बस प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। कॉस्ट प्राइस आपके पास ऑलरेडी है, प्रॉफिट आपने निकाल ही लिया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 12%, यानी कि थर्ड वन जो होगा वो इसका आंसर यहाँ पर आएगा। इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा, अगर उसने इसे 240 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तब उसे 8% का लाभ होता। अब देखिए यहाँ पर पहले वो 5% के लाभ पर बेच रहा है, बाद में 8% के लाभ पर, यानी कि अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लें यानी कि 3%, तो ये किसके बराबर होगा आपका 240 के बराबर होगा। और इसको यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये आ जाएगी 8000। ठीक है, यानी कि लास्ट वन जो होगा वो इसका यहाँ पर आंसर आएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको आपको रिजॉल्व कर पाऊँ। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक रेडियो 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 60 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 30% का लाभ होता। पहले वाला जो क्वेश्चन था सिमिलर उसमें है, यानी कि अगर दोनों प्रॉफिट्स का हम डिफरेंस देखें 10%, तो 10% किसका जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। दैट मीन्स यहाँ से आप सिंपली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दैट विल कम आउट, यह आ जाएगा आपका कितना 600। ठीक है, 600 आ जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक संख्या को जब 296 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 75 जो है वो यहाँ पर प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 37 से डिवाइड किया जाता है तब क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप सॉल्व करके देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल हो सकती है बट क्वेश्चन बहुत ईजी है, सॉल्व करके देखिएगा। इसका आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, 1 एज रिमाइंडर, ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक संख्या को क्रमानुसार 4 और 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 और 4 क्षेत्रफल मिलता है। जब उसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाता है तब संबंधित क्षेत्रफल शेषफल जो है यानी कि रिमाइंडर जो है वो क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है। सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक संख्या है उसको 4 और 5 से विभाजित करने पर जो मिलता है आपका रिमाइंडर वो कितना है 1 और 4 है। अब इसे क्रमिक रूप से यानी कि सक्सेसिवली अगर इसको हम 5 और 4 से डिवाइड करते हैं तब उस जो शेषफल प्राप्त होगा वो क्या होगा। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको ये पता भी होगा कि डिवाइज़र, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, ये कोई नंबर है x, यहाँ क्या आ जाएगा आपका कोशेंट आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो इसका अगर हम एक टेबल की फॉर्म में बनाएं इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका डिवाइज़र, ठीक, यहाँ पर वो नंबर और यहाँ पर क्या आएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर सबसे पहले 4 था, रिमाइंडर आ रहा है 1, दैट मीन्स यहाँ पर वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या तो 5 होनी चाहिए, ठीक है, या फिर 9 होनी चाहिए, या फिर कितनी होगी आपकी 13 होगी, या फिर कितनी होगी 17 होगी। तो ये सब हमें कब पता चलेगा उसको भी एक सेकंड के लिए रुकते हैं। तो अगर आप 5 यहाँ पर देखें, ठीक है, 5 से फिर उसको सक्सेसिवली डिवाइड किया जा रहा है, तब रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। जब रिमाइंडर 4 आएगा 5 से डिवाइड करने के बाद, दैट मीन्स यहाँ पर क्या वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी, या तो ये वैल्यू यहाँ पर 9 हो, ठीक है, तब जब हम 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, इसके बाद 4 से जब हम किसको करें, मतलब इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 9 चौक 36 और 1 37, तो नंबर कितना होगा 37। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली चीज़ यहाँ पर फुलफिल हो रही है कि जब 5 से हमने 9 को डिवाइड करा तब रिमाइंडर कितना आया 4 आया। जब हमने 37 को 4 से डिवाइड करा तब रिमाइंडर कितना आया 1 आया। तो पहली चीज़ हमारी ये जो कंडीशन है ये हमारी यहाँ पर फुलफिल हो गई। अब यहाँ पर आगे क्या कह रहा है कि जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाता है, मतलब नंबर हमें मिल गया कितना 37। अब जो 37 नंबर है, इस 37 नंबर को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 5 कितनी बार जाएगा आपका 7 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। इसके बाद फिर हमें 4 से इसको डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करिए
तब जब 7 को आप 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारे रिमाइंडर्स बचेंगे वो कितना बचेंगे, 2 और 3। ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 और 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बोला गया है कि 3600 गुणांकों की संख्या, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600, ठीक है, 3600 के जो क्या होंगे आपके गुण फैक्टर्स होंगे, वो फैक्टर्स आपको बताने हैं। तो 3600 के फैक्टर निकालने के लिए डिवाइड करना करिए 2 से, मतलब जो सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, 2 से डिवाइड करिए, फिर 3 से करिए। तो इसके बाद जब फाइनली ये डिवाइड करके आएगा तब ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फैक्टर्स होता है, फैक्टर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो इनकी पावर्स है इनके साथ 1 का एडिशन करिए, ठीक है, 2 + 1 करिए और यहाँ पर 2 + 1 करिए। अब ये जो निकल के आएगा हमारा वो कितना आएगा आपका, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 5 × 3 × 3, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 15 या 45, ठीक है, 45 जो होगा वो यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बोला गया है कि जब 732 को एक धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तब शेषफल कितना आता है, 12। तो x के कितने मान होंगे ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ क्या है कि 732 यहाँ पर दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि x से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तब रिमाइंडर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो रिमाइंडर है इसको इसमें से घटा दीजिए, तब कितना आ जाएगा आपका 732 - 12, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 720, ठीक है। अब ये 720 के फैक्टर्स जैसे अभी हमने निकाले थे लास्ट क्वेश्चन में, तो वैसे ही इसमें भी निकालने हैं। 720 को आप डिवाइड करना शुरू करिए 2 से और फिर 3 से। तो इस तरीके से फाइनली जो इसके फैक्टर्स निकल के आएंगे वो कितने आएंगे आपके 30, ठीक है, 30 फैक्टर निकल के आएंगे। और जो रिमाइंडर है हमारा 12 से छोटे जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जिनसे ये 720 डिवाइड हो रहा है, वो अगर हम देखेंगे तो वो वैल्यू कितनी आएंगी 10। तो इन दोनों को आप जब लेस कर देंगे 30 में से 10, तो यहाँ पर निकल के कितना आ जाएगा 20। तो 20 ही यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि x के जो मान होंगे वो कितने होंगे 20। ये यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा। इसके बाद मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि द मार्क्स ऑफ 11 स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर फॉर अ टेस्ट आर गिवन बिलो विद मीडियन एज 36। द वैल्यू ऑफ के, ये जो वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं के, ये आपको निकालना है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, के का मान निकालना है। मीडियन आपको कितना दे रखा है 36 दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी इन्होंने गिवन करके रखा हुआ है, तो इसमें आपको कुछ करना भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नंबर ऑफ टर्म्स कैसी हैं, ऑड हैं, क्योंकि कितनी है वैल्यू 11 है। इवन होती तो ये कितनी होती 10 होती। अब इस केस में जब वैल्यू कैसी आएगी, ऑड आएगी, तब आप मीडियन जो होगा, मीडियन ये कितना हो जाएगा आपका n+1/2 की पावर कितना हो जाएगा 2th टर्म, ठीक है, पावर नहीं 2th टर्म। तो यहाँ पर ये कितनी आ जाएगी 11 + 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये 6, ठीक है, 12 हो गया ना, डिवाइड करा किसने 2 से, तो कितना आ गया 6। तो छठी टर्म्स क्या है 1 2 3 4 5 6, छठी टर्म कितनी है आपकी k+3। तो जो k+3 है ये किसके बराबर है, मीडियन के बराबर है, और मीडियन कितना दे रखा है इन्होंने 36 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो k की वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ जाएगी आपकी 33। यही हमारा यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है कि दिए गए आंकड़ों के मध्य और माध्य और जो माध्यिका है उसमें अंतर आपको बताना है। तो मीडियन की बात अभी हमने देखा था, यहाँ पर मीन और मीडियन में डिफरेंस बताना है। अब यहाँ पर सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए टर्म्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, फिर 7, फिर आ जाएगा आपका 10, फिर आ जाएगा आपका 13, फिर आ जाएगा 16, ठीक है, 3 3 6 और 2 8। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी मीडियन की, वो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 6 और 7, इन दोनों को जोड़िए और डिवाइड कर दिए कितना 2, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7 और 6 कितना हो जाएगा आपका 13 / 2, यानी कि 6.5। तो ये तो आ गई आपकी मीडियन, ठीक है।
अब आपको मीडियन पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर मीन निकालना है। मीन वैल्यू क्या होगी, इन सबको आपको सिंपली एडिशन करना है, इन सारी वैल्यूज़ को, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो इन सब का जब एडिशन हम निकालेंगे तो दैट विल कम आउट कितना आएगा, ये 64 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8, तो ये कितना आ जाएगा 8। अब इसके बाद दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो 8 माइनस 6.5 दैट मीन्स 1.5 विल बी द आंसर। ठीक है, ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है ये है 2 × 3/2 ऑफ, ये पूरा यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर निकालने की कोशिश करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर ना कर पाए तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। इसके बाद ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जिसमें आपको इस पूरी टर्म की वैल्यू निकालनी है। बॉड मास का रूल लगाइएगा और फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, -7। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि किसी संख्या का 3 गुना उसकी 1/3 से कितना है, 24 अधिक है, तो आपको संख्या बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो मान लीजिए कोई संख्या अगर x है तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, x/3 + 24। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 9। ठीक है, तो 9 जो होगा वो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। 300 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 5, 6 और 8 से विभाज्य हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है 5, 6 और 8। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से इसको कर लीजिए 2, 5, 3, 4 और यही यहाँ पर आ जाएगा 5, एक बार और जाएगा ये, तो 5, 3, 2। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 2 × 2 × 5 × 3 × 2। तो ये कंप्लीट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120, यानी कि 120। अब आपको नंबर जो देखना है वो किससे किसके बीच में देखना है, 300 से 700 के बीच में। ठीक है, इसके बीच में आपको ये नंबर देखना है। तो ये जो 120 है, इसको आपको इस तरीके से इसमें इस नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है कि जो वैल्यू आए वो 300 और 700 के बीच में आए। ठीक है, तो एक वैल्यू कितनी होगी, जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 360 होगी। एक वैल्यू जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 होगी। ठीक है, 120 को। एक वैल्यू जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 5 = 60, 600 हो जाएगी। जैसे ही आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू एक्सीड कर जाएगी और 720 हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें तो एक वैल्यू आएगी आपकी 360, एक आएगी 480 और एक आएगी 600। तो 3 जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर आएगा कि यहाँ पर 300 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 5, 6 और 8 से विभाज्य हैं। तो 5, 6 और 8 से विभाज्य 3 संख्याएं होंगी, 360, 480 और 600। ठीक है, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो मैथ का है उसमें बात करी गई है कि वह सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है जो 5, 8 और 15 का एक गुणज हो। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अभी हमने इसको सॉल्व करा हुआ है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 120। तो इस तरीके से ये हमारे मैथ के 25 क्वेश्चंस थे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे और कितने क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व कर पाए हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट सेक्शन जो कि हमारा ग्रामीण समाज का है उस पर मूव ऑन करते हैं। अगले सेक्शन पे मूव ऑन करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि इन नंबर्स पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं लेखपाल का। 19 जून को ये एग्ज़ाम प्रस्तावित है। ज्ञान सर को भी आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। यूट्यूब पर सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान सर यानी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम को है, जिसको लीड कर रहे हैं ज्ञान सर। ठीक है, सो अगर आपने अभी तक ये कोर्स परचेज नहीं करा है तो इसको ज़रूर करिए। मात्र 2,47,000 के आसपास छात्रों को यहाँ पर मौका मिला है और जिनको मौका मिला है बहुत खुशकिस्मत हैं। आपको ये मौका दिया गया है जबकि 11.5 लाख बच्चे बाहर कर दिए गए हैं। तो इसमें आप कोई कसर मत छोड़िए। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप तुरंत ये कोर्स परचेज करें। और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ना, ये टेलीग्राम चैनल के लिंक है जिस पर जाकर आप लेखपाल के लिए फ्री क्विज लगा सकते हैं और यूपी पीसीएस के लिए भी फ्री क्विज लगा सकते हैं। एटलीस्ट इनको तो आप तुरंत ज्वाइन करिए, इसको तो किसी हालत में मत छोड़िए, समझ रहे हैं। और अगर आप कर सकते हैं तो कोर्स तुरंत परचेज करिए, इन नंबर्स पर तुरंत कॉल करिए। ज्ञान सर का पूरा प्रयास ये रहा है कि इस लेखपाल की परीक्षा में जो बहुत सालों बाद निकली है इसमें आप लोगों का सिलेक्शन सुनिश्चित करवाया जा सके
और इसीलिए पूरी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम प्रयासरत है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर ये काम करें। अगर आपको ये वाला टेस्ट सीरीज़ पसंद आया है, प्रीवियस टेस्ट अगर आपने नहीं देखे तो हर एक टेस्ट को लगाइए और देखिए उसमें, ठीक है। बाकी इस वाले चैनल को, जो ये टेलीग्राम के चैनल है, इनको तो कम से कम ज्वाइन ज़रूर करिए क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद अब अपना जो सेक्शन है ग्रामीण समाज वाला, तो इस पे चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के अनुभाग 2 के द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। अब ये वृक्षारोपण कार्यक्रम है, ग्राम पंचायत में निहित भूमि से संबंधित कार्य हैं, ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाना, या फिर भू अभिलेखों से संबंधित कार्य। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर कार्य नहीं किया जाता है। सो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा, भू अभिलेखों से संबंधित कार्य जो हैं वो अनुभाग 2 के द्वारा नहीं किए जाते हैं, जबकि ये वृक्षारोपण कार्यक्रम की बात करें, ग्राम पंचायत में निहित भूमि से संबंधित कार्य की बात करें, या फिर ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाना, तो ये तीनों ही काम करे जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है, निम्न में से कौन खसरा और खतौनी का निरीक्षक यानी कि भूलेख निरीक्षक होता है। अब ये तहसीलदार है, जिलाधिकारी है, लेखपाल है, या फिर राजस्व निरीक्षक कानूनगो है। तो इस क्वेश्चन के हम सही आंसर की बात करें तो वो होगा आपका 4th वन यानी कि राजस्व निरीक्षक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है। तो बहुत इजी है, ये खतौनी के नाम से इसको जाना जाता है, ज़रूर इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर सिंपली बोला गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम राजस्व समिति इसका प्रावधान है। तो ये यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत ये कार्य जो है, मतलब ये जो प्रावधान है वो किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 225 गा यानी कि धारा 225 गा 3rd वन, ये इसका सही यहाँ पर आंसर रहेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है, यदि एक ग्राम पंचायत में कई गांव हैं तो किस प्रकार से ग्राम सभा का आयोजन होता है ताकि प्रत्येक ग्राम को सम्मिलित किया जा सके। सभी ग्रामों को सामूहिक रूप से बुलाकर बारी बारी से प्रत्येक गांव में ग्राम सभा का आयोजन होता है, या फिर जिस गांव की जनसंख्या सर्वाधिक हो वहां ग्राम सभा का आयोजन होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा, 2nd वन यानी कि बारी बारी से प्रत्येक गांव में ग्राम सभा का आयोजन होता है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधित की किस धारा में संशोधन के उपरांत तहसील स्तर पर समेकित गांव निधि की स्थापना राज्य सरकार कर सकती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, धारा 63, ठीक है। धारा 63 में ये चीज़ गिवन है जो कि आपका उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधित की धारा है। तो उसमें संशोधन के उपरांत तहसील स्तर पर समेकित गांव निधि की स्थापना जो है वो राज्य सरकार कर सकती है। ये किसके अकॉर्डिंग है, धारा 63 के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी क्षेत्र पंचायतें हैं। ये 800 हैं, 810 है, 826 या फिर 825। आंसर क्या आएगा आपका, 826, 826। इसके बाद आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा के अंतर्गत भूमि प्रबंधक समिति पर ग्राम पंचायत के लिए तथा उसकी ओर से समस्त संपत्ति के सामान्य प्रबंधन, परीक्षण एवं नियंत्रण का भार होता है। तो यहाँ पर ये आपको धारा बतानी है, धारा 28 का है, धारा 28 खा है, धारा 28 गा है, या फिर धारा 28 घा है। कौन सी धारा है ये। इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, धारा 28 का, ठीक है। पहला वाला जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहला, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले भवनों की मरम्मत और उस पर होने वाले व्यय की धनराशि का निर्धारण होता है। दूसरा, चिन्हित किए गए कार्यों को ग्राम पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित करना और ग्राम सभा की खुली बैठक में नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त करना। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। याद रखिएगा एज इट इज इन दोनों स्टेटमेंट्स को। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है, समेकित गांव निधि का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जा सकता है। पहला, सामान्य उपयोगिता की भूमि के विकास पर होने वाले व्यय के भुगतान के लिए। दूसरा, धारा 72 के अधीन नियुक्त अधिवक्ताओं की फीस और उनके भत्ते यदि कोई हो
के भुगतान के लिए, इसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा या उसके विरुद्ध वादों पर होने वाले व्यय का भुगतान इसको करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि ऊपर के तीन जो हैं इन तीनों के लिए समेकित गांव निधि का उपयोग या फिर प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है ग्रामों की सूची से संबंधित रजिस्टर जिसे कलेक्टर तैयार कराता है, उससे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इसमें उसके जिले के समस्त ग्रामों की सूची होगी। दूसरा, इसमें ऐसे क्षेत्रों को दिखाया जाएगा जो नदी के बहाव से प्रभावित हों। तीसरा, इसमें ऐसे क्षेत्रों को दिखाया जाएगा जिसमें अनिश्चित खेती हो। या फिर चौथा, रजिस्टर का प्रत्येक वर्ष या ऐसे दीर्घतर अंतराल पर जिसे विहित किया जाए पुनरीक्षण किया जाएगा। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। सो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? फोर्थ वन, ये यहाँ पर सही नहीं है। बाकी ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो इनको एज इट इज याद रखिएगा। बाकी फोर्थ वन का कमेंट सेक्शन में आप लोगों से मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप लोग बताएं। ठीक है, कि यहाँ पर जो रजिस्टर का प्रत्येक वर्ष है, तो प्रत्येक वर्ष है या फिर ये 3 वर्ष है या 5 वर्ष है, क्या यहाँ पर है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है अधिकार अभिलेख खतौनी में निम्न में से किसका विवरण होता है? समस्त खातेदारों के नाम, गाटा संख्या, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसको दे राजस्व या लगान यदि कोई हो, या फिर उपर्युक्त सभी। तो आंसर क्या आएगा इसका? उपर्युक्त सभी, यानी कि फोर्थ वन जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि उत्तराधिकार के ऐसे मामलों में जिसमें कोई विवाद ना हो उसको खतौनी में अभिलिखित कौन करता है? ठीक है, मतलब इफ इन केस ऑफ सक्सेशन इन विच देयर इज नो डिस्प्यूट हु रिकॉर्ड्स इट इन खतौनी। अब ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, तहसीलदार है, ग्राम प्रधान है, या फिर ये कलेक्टर है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? राजस्व निरीक्षक, यानी कि पहला वाला जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नक्शा, खसरा या खतौनी में किसी गलती और लोप से संबंधित आदेशों में किसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा? ये तहसीलदार होगा, जिलाधिकारी होगा, आयुक्त होगा, या फिर ये उप जिला अधिकारी होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कमिश्नर का जो आदेश है वो अंतिम होगा, यानी कि आयुक्त यहाँ पर सही आंसर आएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें बात करी गई है आपसे कि उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति में किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति को निर्यात को 25-24 मिलियन जो वर्तमान में 17,591 करोड़ रुपए तक का करने का प्रावधान है। सो यहाँ पे जो ये लक्ष्य रखा गया है ये है आपका 2024 का, और यहाँ पर ये जो आप 25-24 मिलियन यूएस डॉलर है, ठीक है, जो अभी वर्तमान में 17,591 करोड़ रुपए है, इसको लगभग दुगना करने का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है, ये लक्ष्य रखा गया है। तो ये 2024 इसका टारगेट है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है इसमें बात करी गई है कि निम्न में से कौन सा विकास का एक उद्देश्य है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। अब ये अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नीड्स है, यानी कि मूल आवश्यकताओं की उपलब्धता, या फिर रेजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ह्यूमन एंड कल्चरल वैल्यूज़, यानी कि रहना सहना, मानव और सांस्कृतिक मूल्यों का स्तर उठाना, या फिर असमानता की समाप्ति, यानी कि जो इनइक्वालिटी है उसको यहाँ पर ख़त्म करना, या फिर ये सभी। तो सही आंसर क्या आएगा? ये सभी। विकास का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, उसमें ये सारी ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वर्ष 1965-67 के बीच देश में खाद्यान्नों की बेहद कमी हुई थी, जिस वजह से विदेशों से इसकी आपूर्ति की गई। इसका मुख्य कारण क्या था? अब ये घटती कृषि योग्य भूमि थी, या फिर खेती के लिए किसानों का हमेशा मौसम पर निर्भर रहना, या फिर सरकार का कृषि क्षेत्र के लिए ध्यान न देना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या था कि उस टाइम पर किसान जो थे वो मतलब बहुत ज़्यादा निर्भर थे मौसम पर, इसकी वजह से ये स्थिति आई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ग्रामीण परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण निम्न में से कौन करता है? अब ये नाबार्ड है, आरबीआई है, एनएसएसओ है, या फिर ये आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो सही आंसर क्या होगा आपका? थर्ड वन, यानी कि एनएसएसओ। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मीठी क्रांति, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो ऑब्वियसली बात है कि किससे होगा इसका? मधुमक्खी पालन, यानी कि बी कीपिंग, इससे रिलेटेड है स्वीट रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खादी और ग्रामोद्योग
आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? अब ये 1981 है, 1956, 58 या फिर 65। तो 1956 इसमें ये पारित हुआ था, खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, भारत में गरीबी हटाने संबंधी कार्यनीति में शामिल है आर्थिक समृद्धि या फिर बुनियादी न्यूनतम सेवाओं का प्रावधान या फिर प्रत्यक्ष रूप से लक्षित गरीबी हटाओ कार्यक्रम या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या आएगा इसका? उपर्युक्त तीनों जो हैं वो यहाँ पर सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 97 यहाँ पर बात करी गई है संस्थान ग्राम संयोजन परियोजना, इसका निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य है? पहला, छोटी उत्पादन व्यवस्था में उपलब्ध उत्पादकता के साथ स्थायित्व व सत्ता पर बल देते हुए तकनीकी हस्तक्षेप करना। दूसरा है कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त तकनीकों को लागू करना और उन्हें समेकित करना। तीसरा है उपयुक्त तकनीकों के अपनाने को प्रोत्साहित करना जिससे महिला किसानों के साथ भेदभाव समाप्त हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑल ऑफ द एबव। ये इसके उद्देश्य हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बात करी गई है जून 2011 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के एक गांव का नाम बदलकर snapdeal.com नगर रखा गया। ठीक है, तो ये आपको जिला बताना है जिसका एक गांव था, इसका नाम बदलकर snapdeal.com नगर करा गया। तो सही आंसर क्या होगा आपका? मुजफ्फरनगर, ये यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा गांव उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? अब ये बांदा में है, बागपत में है, गाजीपुर या फिर चंदौली। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? गाजीपुर। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पर इस वीडियो के। तो ये है आपका ग्रामीण समाजशास्त्र का जन्म स्थान क्या है? फ्रांस, यूएसए, चीन या फिर भारत। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? यूएसए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा टेस्ट था। आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही प्रीवियस टेस्ट को ज़रूर लगा कर देखिएगा। आपका 19 जून को पेपर है, तो पूरी तैयारी करनी है आपको। तो सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर लगाइए। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।